सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। हमारे माशरे में जी हुजूरी के कल्चर ने इस कदर कहने के डेरे जमा लिए कि अब इसके बगैर गुजारा मुमकिन नहीं लगता। जहाँ राय से इख्तलाफ कर लिया जाए वहाँ खुले दिल से उसका एहतराम करने के बजाय बाकायदा ज़बरदस्ती अपनी सोच मुसल्लत करने की कोशिश शुरू कर दी जाती हैं। जब तक कोई भी शख्स किसी की हाँ में हाँ मिलाता रहे तब तक मामला ठीक रहता है, लेकिन जैसे इख्तलाफ राय हो तो फिर ज़िंदगी और मौत का मसला बना लिया जाता है। अब दूसरी जानिब देखा जाए तो एक दूसरे को बर्दाश्त ना करने की रिवायत ने हर तरफ कहने के सर उठा लिए, चाहे खेल हो, चाहे सियासत हो या फिर किसी भी शोबे का मैदान हो, हर तरफ एक दूसरे पर बर्तरी ले जाने की दौड़ लगी हुई है। आप पीडीएम को देख लें, बज़ाहिर ये इत्तेहाद हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए बनाया गया था, लेकिन अपोजिशन की इत्तेहादी जमातें अपने अपने नज़रियात और अपने अपने मफादात को कहने के लेकर एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUI, ये तीन बड़ी जमातें जो कि इस अपोजिशन इत्तेहाद के लिए आप कह लें कि रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती थी, आपस में ही लड़ना शुरू हो गई और इत्तेहाद को कमज़ोर कर दिया, बल्कि तुड़वा बैठी तो गलत नहीं होगा। और इसकी वजह यही थी कि ये तीनों बड़ी जमातें एक दूसरे को इस्तेमाल करके अपनी मन की मुरादें पूरी करना चाहती थी। इन तीनों जमातों के दरमियान मुफादात की रस्साकशी जारी रही और इस चक्कर में देखते ही देखते अपोजिशन इत्तेहाद अवाम में मकबूलियत भी गवा बैठा। अब यही वजह थी कि इस इत्तेहाद के हर जलसे जुलूस नाकाम हो गए और ये जो मुफादात है इसकी रस्साकशी के नतीजे में चेयरमैन सेनेट की एक यकीनी नशिस्त थी वो भी अपोजिशन इत्तेहाद खो बैठा। अब चूंकि इन तीनों बड़ी जमातों में मुफादात का टकराव था, मुस्लिम लीग नून और JUI इदारों से मुहाजराई करके अपने लिए रास्ता साफ करना चाहती थी, और जबकि दूसरी जानिब देखा जाए तो पीपल्स पार्टी बातचीत के जरिए मामलात को हल करने पर जोर देती रही। अब आगे चलते हैं। एक जमात कहती रही कि एम्पायर न्यूट्रल नहीं है और दूसरी जमात का ये मौक़िफ़ रहा कि एम्पायर न्यूट्रल है, और फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इसी बात को लेकर तलखियाँ और दूरियाँ बढ़ती चली गईं और अब तो इन दोनों जमातों के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। सबको पता है कि मामलात क्या हैं। मुस्लिम लीग नून का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर उसको धोखा दे रही है और शायद इसी को लेकर कल मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने PDM इजलास के कई घंटे गुजर जाने के बाद एक ट्वीट की थी। ट्वीट करती हैं और ये ट्वीट आप अपनी ज़रा TV स्क्रीन पर देखिएगा। मोहतरमा PDM के इजलास का हवाला देते हुए लिखती हैं कि वो दिन बुरा नहीं था, ख़ास तौर पर जब आपको पता हो कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और अब तो असल में सिलेक्टेड के घबराने का वक्त आ गया है क्योंकि अब उसका मुतबादिल ढूंढ लिया गया है। सियासी हल्के मोहतरमा के इस ट्वीट पर तबसरा कर रहे हैं कि उनकी इस ट्वीट में पीपल्स पार्टी के इस्टेब्लिशमेंट से डील का इशारा दिया जा रहा है और एक लिहाज से उन्होंने अपनी ट्वीट के ज़रिए पीपल्स पार्टी पर तंज भी की है। इससे पहले जब लंदन में सहाफ़ी ने नून लीग के कायद से सवाल किया कि खबरें गर्म हैं कि जरदारी साहब की इस्टेब्लिशमेंट से डील हो गई है, तो उस पर लीगी कायद ने कोई जवाब देने के बजाय जवाब ही गोल कर दिया था। लेकिन उनके तासुरात से साफ ये लग रहा था कि इस बात में कोई सदाकत ज़रूर है, और अब ये समझ लें कि वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से बाकायदा खाइफ नज़र आना शुरू हो गई है और JUI के सरबराह भी जमात से बहुत ज़्यादा नाला नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आते हैं, लेकिन साथ ही वो अब भी उम्मीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देने वाली बात पर मान जाए। ये ज़रा क्लिप देखिएगा क्या कहते हैं। अच्छा, JUI के सरबराह पीपल्स पार्टी को जमहूरियत का सबक पढ़ा रहे हैं और फरमा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत की बात करती तो फिर इस्तीफ़े वाले मामले पर नौ जमातें एक तरफ और पीपल्स पार्टी एक तरफ है, लिहाजा जमहूरियत में अक्सरियत की राय मानी जाती है। तो ऐसे में पीपल्स पार्टी को भी अपनी ज़िद छोड़कर हमारी बात माननी चाहिए। अच्छा, PDM के सरबराह क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी 9 जमातों की राय का एहतराम करे। अब इन 9 जमातों में अक्सरियत उन जमातों की, ज़रा गौर से सुनिएगा, अक्सरियत उन जमातों की है जिनकी कौमी असम्बली में एक भी सीट नहीं है। जी, एक भी सीट नहीं है, और वो पीपल्स पार्टी से कह रही है कि इस्तीफ़े दो। आफ्ताब शेरपाओ, अनस नूरानी, अब्दुल मालिक बलोच, साजिद मीर, अचक जई साहब, इनकी पार्टी की कौमी असम्बली में एक भी सीट नहीं है ना हैरानी वाली बात, बल्कि परेशानी वाली बात। अब दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पीपल्स पार्टी को मुखातिब करते हुए कहा है कि वो उनको साथ लेकर चलना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं। अब पहली बात ये कि आप तो पीपल्स पार्टी को अपने साथ इसलिए रखना चाहते हैं, क्यों रखना चाहते हैं? क्योंकि उसके बगैर जो PDM है ना, उसका वज़न बहुत हल्का हो जाता है।
आपकी हुकूमत के खिलाफ कोई भी मुहिम कामयाब नहीं हो सकती। दूसरा ये कि खुश फहमी में इंसान जितना भी क्यों ना रह ले, हकीकत कभी बदलती नहीं है, छुपती नहीं है। दरअसल पीपल्स पार्टी आपको अपने साथ नहीं रखना चाहती और वो वाज़े अंदाज में इसका इजहार भी कर चुकी। और किस तरह इजहार करे वो, लेकिन नून लीग JUI को ये बात समझ नहीं आती है और ये JUI के सरबरा अब भी पीपल्स पार्टी से उम्मीदें लगाए बैठे हैं ना, हैरानी वाली बात। इसीलिए कह रहे हैं कि शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। पीपल्स पार्टी के दिल में आपकी बात उतरे या ना उतरे, लेकिन उसके दिल से आपकी और नून लीग की जमात ज़रूर उतर गई है। PTM के सरबरा को मेरे ख्याल से यही मशवरा देना चाहिए। मैं ये कहूँगी कि ख्वाब से अब जाग जाएं और हकीकत की दुनिया में आ जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप ही के जमात के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब को पीपल्स पार्टी से कोई उम्मीद बाकी नहीं रही है। देखिए ज़रा क्या कहते हैं। अच्छा, ये मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब अपनी जमात के सरबरा की कह लें कि लाज रखते हुए कह तो रहे थे कि PDM के सरबरा ने तमाम सियासी जमातों की मुख्तलिफ सोच होने के बावजूद उनको इकट्ठे रखा हुआ है और हम PDM को बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे। अच्छा, अब्दुल गफूर हैदरी साहब अपने लीडर का आप समझ लें कि हौसला बढ़ाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो साथ ही इस खदशे का इजहार भी कर रहे हैं। आपने सुना कि पीपल्स पार्टी PDM को खुदा हाफिज कह सकती है। एक तरफ JUI के सरबरा पीपल्स पार्टी से अब भी उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं, जबकि उनकी अपनी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले ये अब्दुल गफूर हैदरी साहब उन्हें ढके छुपे अल्फाज में क्या कह रहे हैं कि ख्वाब ज़रूर देखें, लेकिन वही ख्वाब देखें जिसके पूरे होने की उम्मीद हो। कहीं बाद में ऐसा ना हो जाए कि दिल टूट जाए, किरची किरची हो जाए, रेजा रेजा हो जाए। अब हैदरी साहब अपने लीडर को आप समझ लें वाज़े अल्फाज में तो कह रहे हैं कि जो लूटने वाले वापस नहीं आते हैं और इसी तरह अब पीपल्स पार्टी की वापसी के जो इम्कानात हैं वो नज़र नहीं आते हैं। सो PDM के सरबरा को दिल बढ़ाकर हकीकत तस्लीम करनी चाहिए, लेकिन शायद उन्हें पीपल्स पार्टी के जो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने उम्मीद दिलाई हो, क्योंकि राजा परवेज़ अशरफ साहब भी यही कह रहे हैं कि हम PDM इत्तेहाद कायम रखना चाहते हैं। क्या कहते हैं ज़रा उन्हीं की ज़बानी सुनिएगा। अच्छा, राजा परवेज़ अशरफ साहब क्या कह रहे हैं कि जी तमाम सियासी जमातें इस बात पर बाकायदा मुत्तफ़िक थीं कि इस्तीफ़े आखिरी ऑप्शन होगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून और JUI ने अचानक से लॉन्ग मार्च में ही इस्तीफ़े देने का शोशा छोड़ दिया और अपनी तयशुदा बात से मुकर गए। सो ये बात अगर किसी भी तौर पर पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल नहीं थी, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि पार्लिमान एक ताकतवर प्लेटफॉर्म है जहाँ अपनी आवाज़ उठाई जा सकती है। जिस तरह एक बहादुर जंगजू बदतरीन हालात के बावजूद भी मैदान छोड़कर नहीं भागता, ठीक उसी तरह एक जमहूरी जमात भी जमहूरी तरीके से ही हालात से निमटती है, किसी गैर जमहूरी तरीके से तो नहीं निमटेगी ना, जैसे कि पीपल्स पार्टी अभी भी निमटना चाहती है। अब राजा परवेज़ अशरफ साहब ये कह तो रहे हैं कि वो चाहते हैं कि PDM इत्तेहाद कायम रहे, लेकिन अगर ये इत्तेहाद टूट जाता है तो इसकी जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी पर नहीं डाली जा सकती। यानी उनकी बात से लग रहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो फिर पीपल्स पार्टी खुद को अपोजिशन इत्तेहाद से अलग कर सकती है। और अब तो पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपना जो अपोजिशन लीडर है वो लाने का भी फैसला कर लिया। लेकिन दूसरी जानिब नून लीग को देखें तो वो अपना अपोजिशन लीडर लाना चाहती है, और वो भी ऐसा शख्स जिस पर पीपल्स पार्टी को बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब आज़म तारिक के मुतालिक क्या कहा जा रहा है कि वो नून लीग के मुतवक्किल उम्मीदवार हैं और उन्होंने बेनज़ीर कत्ल केस में मुलज़िम पुलिस अफसरान के वो वकील भी रहे हैं, आपको याद करवा दूँ। अब सवाल ये कि ऐसे शख्स को अपोजिशन लीडर का उम्मीदवार बनाना या ये बनाकर नून लीग पीपल्स पार्टी को आखिर क्या मैसेज देना चाहती है, क्या पैगाम देना चाहती है। इसीलिए नून लीग और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात, इल्ज़ामात और जो बयान आते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और फिर भी PDM सरबराह इत्तेहाद को बचाने के लिए पूरी कोशिशें कर रहे हैं। कभी एक बार जरदारी साहब को फ़ोन लगाते हैं, दूसरी बार नवाज शरीफ साहब को फ़ोन लगाते हैं, इन्हीं कामों पे लगे हुए हैं, गिले शिकवे दूर करने की कोशिशें करते हैं मौलाना। लेकिन जब दिल में फ़र्क आ जाता है ना तो फिर पहले जैसे ताल्लुकात नहीं रहते, वो बात हो ही नहीं सकती। फ़ोन कर लें। आज तो PDM के सरबराह ने नून लीग को भी खरी खरी सुना दी। क्या कहा उन्होंने, क्यों कहा उन्होंने, ये ज़रा क्लिप देखें, आप काफ़ी कुछ समझ जाएंगे। सुना आपने कि JUI के सरबराह क्या कह रहे हैं कि सियासत में इक़्तिदार भी रास्ते में आएगा और जेल भी आएगा। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि ये नहीं हो सकता कि इक़्तिदार का मज़ा लिया जाए और जब मुश्किल वक्त आ जाए तो मैदान छोड़कर भागा जाए। अब JUI के सरबराह यही तो कह रहे हैं कि ये कहना कि मैं जेल नहीं काट सकता, मैं कैसे लड़ूंगा, ये बातें कमज़ोर होने की निशानी है। और जो सियासतदान मुश्किलात से लड़ नहीं सकता तो उसको सियासत के मैदान में रहने का कोई हक ही हासिल नहीं। अब आप देखें नाज़रीन, ज़रा गौर करें, मैदान में कौन नहीं है? सब सियासी कायदीन यही हैं। कौन नहीं है? नून लीग के कायद, क्योंकि वो लंदन में। यानी हम कह सकते हैं कि JUI के सरबराह नून लीग के कायद को खरी खरी सुना रहे हैं कि बहाने करना बंद करें, बहादुरी से आए मुकाबला करें। अब सोचने वाली बात है
कि JUI के सरबराह की तनकीदी तोपों का रुख कहीं और कैसे मुड़ गया? पीपल्स पार्टी के फैसले से एकदम से तूफान कैसे आ गया और क्यों आ गया? अब इसके अंदर की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। अंदर की कहानी क्या है कि जी PDM के इजलास से पहले मुस्लिम लीग नून के बड़ों का इजलास हुआ, जिसमें नून लीग के कायद जो हैं, जो उनकी साहिबजादी हैं और इसहाक डार साहब, उनके कायदीन साहिबजादी इसहाक डार साहब, हमजा शहबाज जैसे जो पार्टी रहनुमा हैं वो इसमें मौजूद थे। अब इस मीटिंग में नून लीग के कायद ने जरदारी के माजी को लेकर उन पर खूब तनकीद के नश्तर बरसाए। हमजा शहबाज ने पीपल्स पार्टी पर एतबार ना करने का मशवरा दिया। नवाज शरीफ साहब ने भी उसकी हिमायत की। अब मज़े की बात ये हुई कि नून लीग की इस मीटिंग की वीडियो जरदारी साहब तक पहुंच गई, जिसका जवाब जरदारी साहब ने नून लीग को PDM इजलास में दिया। इसी वजह से जरदारी साहब ने नून लीग के कायद से वापस आने का मुतालबा कर दिया और इस्तीफे ना देने का फैसला कर लिया। और जब PDM के सरबराह ने जरदारी साहब से पूछा कि खैर तो है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो जरदारी साहब ने उनके साथ भी मुस्लिम लीग नून मीटिंग की लीक वीडियो शेयर कर दी, जिसके बाद अब JUI के सरबराह का जेल वाला बयान सामने आ गया। अच्छा, नून लीग का दावा, उनका दावा है कि जी इसीलिए पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी के PDM इजलास से खिताब को लीक किया। तो नाज़रीन, ये है सारी सूरत हाल, ये है पूरी कहानी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में एक और इख्तलाफ पंजाब हुकूमत गिराने के हवाले से भी है। इस हवाले से नबील गबोल का एक क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। सुना आपने, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि अगर पंजाब में हुकूमत गिराई जाए या इन हाउस तब्दीली लाई जाए तो मरकज़ में इमरान खान साहब की हुकूमत कमज़ोर हो सकती है। और पीपल्स पार्टी को ऐसे लगता है कि हुकूमत को घर भेजना ज़्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन मुस्लिम लीग नून मानने को तैयार नहीं है। क्यों मानने को तैयार नहीं है? और इस वजह से भी पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तिलाफ पैदा हुआ। अब क्यों पैदा हुआ, ये ज़रा आता ताड़ का क्लिप देखिएगा। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के बकौल पीपल्स पार्टी इस बात पर बाकायदा बाज़िद थी कि पंजाब में 10 नशिस्तों वाली जमात का वज़ीर आला लगा दिया जाए, जबकि मुस्लिम लीग नून क्या कहती थी कि पंजाब असम्बली में अक्सरियत है तो इस लिहाज से हुकूमत भी उसी की बनेगी और वज़ीर आला भी उसका होगा। अता तारड़ साहब ने इस बात की तस्दीक कर दी कि पीपल्स पार्टी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाना चाहती थी। तो नाज़रीन, अब वाज़ेह हो गया कि किन किन वजूहात की बिना पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में दूरियाँ पैदा हुई। बिलावल पंजाब में तब्दीली लाना चाहते थे, लेकिन नून लीग इस तब्दीली की ख्वाहिशमंद बिल्कुल नहीं थी। तो अब ये सब कुछ वाज़ेह हो गया कि इख्तिलाफात और अपने अपने मुफादात को कौमी मुफाद पर तरजीह अगर दी जाए तो फिर क्या होता है, तहरीकें कामयाब नहीं होती हैं। जब प्रायोरिटीज़ में आपके अपने होते हैं तो फिर तो तहरीकें नाकाम होगी, फ्लॉप होगी, पिट जाएंगी। जैसे कि PDM का जो सिलसिला है वो ज़्यादा देर तक चलता दिखाई नहीं देता है और ना ये चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे हसन निसार साहब। वेलकम बैक नाजरीन। टांगे खींचना शायद हमारी सियासत की आप समझने के बदतरीन रिवायत रही है। 90 की दहाई की अगर मैं बात करूं, पीपल्स पार्टी और नून लीग में आंख मचोली का खेल इसकी जीती जाती मिसाल है। फिर मिसाक जमहूरियत का चर्चा हुआ तो पाकिस्तानी समझे कि शायद अब तब्दीली आ गई है, लेकिन ये तब्दीली बारियां लेने से ज़्यादा कुछ और साबित नहीं हो सकी। अच्छा, फिर PTI की हुकूमत को गिराने की मौजूदा कोशिशों से लगता है कि सियासत एक बार फिर खेलेंगे ना खेलने देंगे दौर में दाखिल हो गई है। उसूल एक तरफ रख दिए गए, ज़मीरों के सौदे, हॉर्स ट्रेडिंग, छांगा मांगा की सियासत, ये आवाज़ें फिर बुलंद होने लगीं। अब डस्का इलेक्शन से लेकर सेनेट और फिर चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब तक हर चीज़ पर उंगलियां उठ रही हैं। सियासत का ये चलन आखिर कब बदलेगा, मसीहाई कौन करेगा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार, बेबाक तजिए के हवाले से उनकी बड़ी पहचान है, वन ऑफ माई फेवरेट्स, हसन निसार साहब। सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हसन निसार साहब, आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब कह रहे थे कि जी लॉन्ग मार्च होता तो इमरान खान साहब हर तरह की सिचुएशन के लिए, सूरत हाल के लिए तैयार थे। अब हुकूमत ने सुख का सांस लिया और वज़ीर आज़म ने टीम को कह दिया कि आखिरी दो साल हैं, अब सिर्फ काम करें। आपको लगता है कि अब तब्दीली नज़र आएगी, क्योंकि अभी तक तो तब्दीली नज़र नहीं आई? देखिए, मेरा पूरी ज़िंदगी ख्वाब देखते हुए गुजरी है। थर्ड फोर्स के लिए जितना मैंने लिखा, जितना काम किया इस मुल्क में, ये रिकॉर्ड की बात है कि ड्राइंग रूम की गपशप तो है नहीं। मजीद निज़ामी साहब, अल्लाह गरीक रहमत करे, इतने सीनियर, इतने जय्यद जर्नलिस्ट थे
उन्होंने लिखा था कि ये आदमी मिसालियत पसंद है, आइडलिस्ट है, थर्ड फोर्स के लिए स्ट्रगल कर रहा है जो अनअचीवेबल है वगैरह वगैरह। फिर दुनिया ने देखा हो गया, तब वजूद ही नहीं था इमरान खान का, पीटीआई का, कोई नो क्लू एट ऑल। मैं चूंकि कांस्टेंट मैंने उनसे कहा भी, मैंने कहा आपने जो लिखा है आई एग्री, लेकिन हम तो ड्रीम सेलर्स हैं, हमने तो इस तरह की बात करनी है, अचीवेबल है नहीं है, इन दोनों के होते हुए इस मुल्क में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। अच्छा, थर्ड फोर्स आ गई, बन गई और इक़्तिदार में भी आ गई 22 साल की स्ट्रगल के बाद जी। अब जो कुछ हुआ मेरे लिए इट वॉज अ पर्सनल शॉक, बिकॉज इसके लिए सबसे ज्यादा इस फ्रंट पे, मीडिया के फ्रंट पे लड़ाई मैंने लड़ी थी। अच्छा, खबरें अखबार के आप ढेरों के ढेर कॉलम्स उठा के देख लो। अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं डसा जाने के बाद कि इस निजाम के होते हुए जी इस मुल्क में फरिश्तों की कैबिनेट भी आए तो डिलीवर नहीं कर सकती। ठीक, सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा तो ना कोई तब्दीली आई है ना आएगी। अच्छा, तो हसन निसार साहब निजाम लोग को तब्दील करेगा, देखें, कोई तो होगा ना, तो निजाम भी तब्दील करेगा। ये तो ये निजाम तब्दीली का नारा लगा कर आए थे। जी पहले जी, नहीं, पहले जी प्लीज आप कंप्लीट कीजिए। एक मिनट ना, एक मिनट को पता ही नहीं था कि निजाम क्या होता है। निजाम की तब्दीली क्या होती है? वो कपड़े तब्दील करने हैं आपने। देखो, ये एक ऐसा मुल्क है जिसका निजाम इस तरह का है, निजाम इस तरह का है कि मगरमच्छ निकल जाते हैं, छोटी छोटी मछलियां फंस जाती हैं। सबूत पाकिस्तान की सारी जेलें, पाकिस्तान की सारी जेलें गरीब आवाम से भरी हुई हैं। अशराफिया का एक आदमी, एक, बिल्कुल इधर से आते हैं उधर से निकल जाते हैं। ये आपका देखें, हमारे यहाँ बहुत किस्म के शोबों में ये तो पीटते रहते हैं ना, इंतखाबी इस्लाहात। ओ भाई, बहुत बड़ी इस्लाहात, हर जगह इस्लाहात की जरूरत है। सही। हमारे पास जजेस पूरे नहीं होते। हाँ, आज से ये मेरा ख्याल है साकिब निसार साहब के या उनसे पहले के जमाने में कोई सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो अदालत में रो पड़े थे। उनके सामने एक ऐसा साइल खड़ा था जिसके दादा ने अपना हक तलब करने के लिए केस किया था, और अब पोते की दाढ़ी भी सफेद हो गई। He had tears in his eyes, ये अखबारों में रिपोर्ट हुआ। तो इसलिए जहां इंसाफ नहीं है, सिर्फ तहरीक इंसाफ है, वहां तब्दीली की उम्मीद भी ना रखना। बिल्कुल। अच्छा, आपने तो वो ये वो आदमी कह रहा है जिसने 22-24 साल जी। अच्छा हसन निसार साहब, ये जैसे अब आपने जो बात की, आपकी बात से मेरे ज़हन में एक सवाल है कि नवाज शरीफ साहब जो बाहर बैठे हैं, जी कहा जाता है आए दिन बीमारियों का बहाना बना के चले गए, और लंदन की फ़ज़ा में पता नहीं ऐसा क्या क्या वहाँ जाते ही तमाम लोग ठीक हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं, अच्छा फील करते हैं। पाकिस्तान वो वापस आने का नाम नहीं लेते हैं। अब ये जो जरदारी साहब ने शर्त रख दी थी, आपके सामने थी कि आप आएँ, इस्तीफ़े आपको जमा करवाते थे। जरदारी साहब को भी पता था कि ना मियाँ साहब आने लगे, ना इस्तीफ़े जमा होने लगे हैं। अच्छा, अब आपको क्या लगता है, क्या ये भी सिस्टम की कमज़ोरी नहीं? क्या नवाज शरीफ साहब अगर सिस्टम मजबूत होता, यहाँ से जा सकते थे, फिर चले गए थे, तो जितना टाइम मांग के गए थे वहां पे उस टाइम से ऊपर रह सकते थे, उनको वापस आना पड़ता, वो तो जा ही ना सकते। तो ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब जो चले गए, ये क्या सिस्टम की कमजोरी नहीं? भेजा किसने? इजाजत मिली तो गए ना। वो बीबी, मैंने क्या कहा आपको भी, ये पूरा निजाम एक ऐसे जाल की मानंद है जो मगरमच्छों को नहीं पकड़ सकता, उसमें सिर्फ मछलियां आती। सही। तो फिर इमरान खान साहब, मिसाल देके हटाऊं तो उसका क्या मतलब है? ठीक, अच्छा, तो इमरान खान साहब ये जो नारा लगाते हैं कि हम एनआरओ नहीं देंगे, हम तो फिर अपने नारे चेंज कर लें भाई। अब आप कहो ना, एनआरओ की तो 1001 किस्म है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के दिमाग में पता नहीं किस किस्म का एनआरओ है। एनआरओ तो हर बार एक नया जन्म लेता है भाई। अभी तो आप कह रहे हो बैठे हैं बाहर, बुलाओ, लेकिन कल कोई अरेंजमेंट ऐसा हो जाए, अरेंजमेंट, और उसको पैगाम जाए कि आपने परसों वजारत उज़्मा का हलफ उठाना है। देखो सारी बीमारियां पीछे छोड़ के कैसे पहुंचते हैं। तो इस तरह का कोई पहली बार तो नहीं आप तमाशा देख रहे हैं ना। कैरेक्टर्स तक तो वही है। ठीक है, इट्स द सेम प्राइम मिनिस्टर, तो was thrown out, was kicked out, या जिसने मिन्नत तल्ला करके जी जान छुड़ाई थी,
फिर आ गया, फिर तीसरी बार वजीर आजम। आज क्वालिफिकेशन ये हो गई है कि 3 बार का साबिक वजीर आजम। तो क्या बात करनी, ये एक सर्कस है, ये मुतजाद चीजों का, कॉन्ट्रडिक्शंस का गंदा ढेर है। मुझे एक बात बताओ, कोई गवर्नमेंट फंक्शनरी इस महंगाई के जमाने में, जहां रिश्वत भी महंगी हो गई है, मेरे जुमले पे गौर करना आप, जहां रिश्वत भी महंगी हो गई है, कोई गवर्नमेंट फंक्शनरी अगर उसको अपने ससुराल की या अपने माँ बाप की तरफ से सपोर्ट ना हो, वो जिंदा कैसे है? मुझे बताओ आप। अंधे हैं, दिमाग काम नहीं करते। आपको प्राइवेट बिजनेस की भी इजाजत नहीं है अगर आप सरकारी अफसर हैं। कैसे जिंदा हैं जी, मुझे बताएं। हाई प्रोफाइल स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं, बैरून मुल्क दौरे भी हो रहे हैं, वेकेशन पे भी जाया जा रहा है, लाइफस्टाइल भी ठीक ठाक है। तनख्वाह पूछो कितनी है, किसी चीफ सेक्रेटरी की सैलरी पता करो, पर्क्स प्रिविलेजेस को अलग रख दो। सही कि घर मिला हुआ है, नौकर मिले में फलाना, बस यही है। फीसें भी मिलती हैं, इलाज मुआवजा। यार को खुदा का खौफ करो। ये तजादात का, नंगे तजादात का ढेर है। सही सही। इसमें बुनियादी जौहरी तब्दीलियों की जरूरत है। जब तक वो नहीं आएंगी, कॉस्मेटिक तब्दीलियों से यहां कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मेरा तो आज ये ओपिनियन। ठीक है, अच्छा। मेरी तो जिंदगी के वो 24-25 साल जाया हुए। जी जी। सो आई हैव रीविजिटेड कि ईमानदार बंदा हो, थर्ड फोर्स हो, वो सारे शौक कुदरत ने मेरे पूरे कर दिए। नतीजा ये। ठीक है जी। अब नतीजा क्या हसन निसार साहब, हमारा हम मायूस रहेंगे, डिसअपॉइंटेड रहेंगे, यानी अब हम किसी से उम्मीद ना रखें। अब रोटी कपड़ा मकान, फिर इस्लामी निज़ाम, कभी शराफत की सियासत, कभी सबसे पहले पाकिस्तान, फिर तब्दीली 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 बनने से लेकर आज तक चेहरे नारे तब्दील हुए, लेकिन पाकिस्तानियों की हालत बिल्कुल नहीं बदली, बल्कि अगर मैं कहूँ कि पहले से भी ख़राब हो गई तो गलत नहीं होगा, पगड़ी करेंगे। तो अब हम क्या करें? मतलब मायूसी हाल था, अब आप भी मायूस हो जाएं, हम भी मायूस हो जाएं, उम्मीद रखने वाले मायूस हो जाएं, क्या करें? फिर क्या आपको समझ आता है? कि पाकिस्तान की हालत तब्दील नहीं हुई या बद से बदतर हो गई? नहीं जी, क़यामत आ गई है। पाकिस्तान जब बना, एक लुटा पुटा नौजायदा मुल्क, मुहाजिर इतना, गुर्बत इतनी, ना सर ना पैर, वो भाई कॉमन पिंस तक मौजूद नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान मकरूज नहीं था। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से पैसे लेने थे, एक किस्त के बाद उन्होंने पैसे रोके। गांधी जी ने प्रोटेस्ट किया जी कि पाकिस्तान को उसका हक दो। मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, हिस्ट्री की बात कर रहा हूं। आज पाकिस्तान का वो बच्चा भी मकरूज है जो अभी पैदा नहीं हुआ। बद से बदतर नहीं हुए। अच्छा, ये गहरी बात, जो पैदा नहीं वो भी अब मकरूज रह है। गई मायूसी। मुझे एक बात बताएं, आज तक तो कोई साइंटिस्ट जो है मौत का कुछ नहीं बिगाड़ सका। जिंदगी में कौन इस तजर्बे से नहीं गुजरता? सही। जब डॉक्टर्स का पूरा पैनल किसी को बताता है कि जी आपकी वालिदा या आपका वालिद या शौहर या बीवी या जो भी है, कि जी अब हमारे बस से निकल गया है, दुआ करें। मायूसी, ये इस तरह के जुमले जो है ना, ये रियलिटीज हैं इर्द गिर्द। मैंने एक जुमला आपकी खिदमत में पेश किया है, रिश्वत भी महंगी हो गई। आम आदमी का हाल तो पूछें। बिल्कुल। तो मायूस शायूस ये कुछ नहीं होता, हालात होते हैं। आप डीप सी में, भंवर में फंस जाओ, पतवार आपके हाथों से निकल जाएं, पेंदे में सुराख हो जाएं, तो फिर भी कहें आप मायूस। ये क्या बात? तो हसन साहब एक और सवाल ना, फिर एक लफ्ज़ है, ठीक है, आपकी बात से मैं टोटली अग्री करती हूँ, लेकिन रियलिटी है इसलिए होती है। ठीक है हसन साहब, आपकी इजाजत से देखें, अगर भंवर में कोई फंस जाता है, मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में, आपने भी अनअवॉइडेबल, अच्छा चलिए हसन साहब, करतूत होते हैं। और ये इस मुल्क का प्रॉब्लम ये है कि अशराफिया और अवाम दोनों में कंपटीशन है कि हमने अपने मुल्क को कमजोर और खोखला कैसे करना। अच्छा, कहीं सिर्फ एलीट करप्ट होती है, अवाम अच्छे होते हैं, कहीं अवाम कहेगा उसमें तो वो एलीट आ जाती है, कुछ चुएं लाइट टाइप को, माओ ज़ेडुंग टाइप, ये वो वगैरह। सही। तो इधर
मुझे तो नहीं। अब आप मायूसी का ताना तमगा है, मुझे भिजवा दें आप। अच्छा हसन साहब, मायूसी मैं जितनी अपने भी घर हो, के बाहर मायूसी चलो जितनी रखा भी लो। हो, आपने Why भंवर not की care? बात की। वो क्या कहता है, जी जी जी। मैं हकीकत पसंद आदमी हूं, और अब भी अगर मुझे समझ ना आए, जी 26 साल झक मारने के बाद भी अगर मुझे समझ ना आए, जी। फिर तो मुझे अपने मुंह पे थप्पड़ मारने चाहिए। अच्छा हसन साहब, मायूसी की बात आपने कोई की। कसूर किसी का नहीं है। अच्छा ठीक, किसी का कसूर इमरान नहीं खान है। पे मैं जनरली इमरान के बारे में मेरी राय नहीं बदली। कहानी अब समझ आई है क्यों यार ये। और एक और बात हम कहते हैं, करप्शन तो थी ही नहीं। ज़ियाउल हक ने नवाज शरीफ इजाद किया तो 7 मुल्क में करप्शन इजाद हुई। उससे पहले जो मेरे एज ग्रुप का बंदा है, कोई उठ के जरा दिखाए मुझे कब्जा ग्रुप का लफ्ज सुना था? किसी ने लिफाफा जर्नलिज्म की इस्तिलाह सुनी थी? ये वो लोग हैं जिन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज किया करप्शन और उसको वे ऑफ लाइफ में तब्दील कर दिया। कोई कम तोलता है, मिलावट करता है, झूठ बोलता है, सही। रंगे हाथों पकड़ा जाए तो वो जवाब ये देता है कि जी असी अपने बच्चे नहीं पालने। ये तो जवाब है। सही। अच्छा हसन बेशर्म साहब, लोगों की हर रोज पंजाब फूड अथॉरिटी वो फैक्ट्रियां पकड़ती है जहां जाली दूध बन रहा होता है। वो तुम तो अपनी नस्लें मार रहे हो। उजड़े पड़े हैं आपके स्कूल। ये चंद हाई प्रोफाइल स्कूल छोड़ दो, बाकी क्या है? गरीब आदमी का बच्चा जिन स्कूलों में जाता है उनके तो टीचर्स अनपढ़ हैं। ठीक। तो इसमें अगर आपने उम्मीद के चिराग रोशन करने हैं जरूर करें। ठीक है हसन साहब, सब कहते हैं कि एक मुसव्विर ने तस्वीर बनाकर मैदान में रखी और कहा कि जी गलती की निशानदेही करें, जो चीज़ आपको गलत लगती बताएं। तो लोगों ने निशान लगा लगा के तस्वीर को काला कर दिया। अब तज्जियाकारों पर भी इल्ज़ाम ये लगता है कि जी वो सिर्फ और सिर्फ तनकीद करते हैं। इसको तनकीद बराए तनकीद कहते हैं, तनकीद बराए इस्लाह नहीं कहते हैं। मसाइल हल कैसे होंगे, कोई हल तजवीज़ नहीं करता। आपके ख्याल में पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उसका बेहतरीन हल क्या है? अब आपने कहा भंवर में कश्ती फंसी होती है, उसको कोई ना कोई तो निकालता है ना। मायूसी तो वैसे कुफर है, कोई ना कोई उम्मीद तो रखी जाती है ना कि कोई मसीहा आएगा, कश्ती भंवर से निकालेगा। बहुत अभी भी सुन लें एक जी मिनट ना। जी जी। इतना लंबा सवाल ना करें, बुढ़ापे में बात असली बात भूल जाती है। जी जी प्लीज। जो कहते हैं ना कश्ती निकालनी भी होती है, कई कश्तियां डूब भी जाती हैं। टाइटैनिक डूब गया, आप तो कश्तियों की बात कर रहे हो। पहली बात ऐसा नहीं। दूसरी बात, मैं तो तजवीज कर चुका हूं 15 साल का रोड मैप, मुकम्मल कंटिन्यूटी। जो बैलेट बॉक्स का नाम लेना, उसके लिए इस्तेमाल होने वाली बुलेट का खर्च भी उसके घर वालों से लिया गया। सही। 15 साल प्राइमरी एजुकेशन से लेके पॉपुलेशन मैनेजमेंट तक। सही। 2 बातें मैं ऐसी कर रहा हूं जिसका कभी किसी के मनहूस मुंह से जिक्र ही नहीं सुना। इन 2 चीजों ने ही आपको इस तरह सैंडविच कर देना है, कर चुकी हैं। जोहला के जत्थे तैयार हो रहे हैं। प्राइमरी एजुकेशन, बच्चा मुकम्मल इंसान बन जाता है। आला प्राइमरी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। ये घटिया काम नहीं जो अब हो रहा है। जज साहब को कहना पड़ा कि वो लॉ कॉलेजेस वगैरह जो हैं उनका ऑडिट करो, जो पैसे लेके डिग्रियां दे देते हैं। इम्तिहानी मराकज़ नीलाम होते हैं, पर्चे लीक हो जाते हैं। तो खुदा का खौफ करो। 5वीं जमात तक आला तरीन, बेहतरीन उस्ताद, आला तरीन तनख्वाह। सब्र करना पड़ेगा। 15 साल कौम को बता दो, खबरदार है, पेट पे पत्थर बांध। हम भी बांधते हैं, तुम भी बांध। देखो कौम उठती कैसे। ओ भाई, जानवर की तरबियत कर दो अगर ठीक, वो सर्कस में करतब दिखाता है, हाथी करतब दिखाता है, जिब्रे दिखाते हैं, ये शेर, बघियाड़, बंदर, क्या है ये? तरबियत होती है। आप इंसानों को ट्रेन नहीं कर सके। 73 साल हो गए, आपको सड़क अबूर करनी नहीं आई। आपने किया क्या? इंसान साजी करो, इंसान बनाओ, वो सब कुछ बना लेगा। सही। ये हवाओं में टकरे मारते हैं। इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी। इकोनॉमी मुगलों की क्या
इकोनॉमी थी जब वो यहाँ आए। मंगोलों की, चंगेज खान की क्या, इवन कायनात की सबसे बड़ी हस्ती जिस कौम को उठा गई उस वक्त तक भी उनकी इकोनॉमी तो कुछ भी नहीं थी। हजरत उमर के ज़माने में एक्सपैंड किया मुसलमानों ने तो फिर इकोनॉमी भी बन गई। पहले बंदे बनाते हैं, बंदे की बुनियाद रखी जाती है प्राइमरी तक, आखिर पे पॉपुलेशन में। देखो हमारे दीन में हुक्म है कि इबादत में भी म्याना रवी, और फिर रिस्क की तलाश में निकलो, वो काम है, वो भी इबादत है। इल्म की तलाश पे निकलो, वो भी इबादत है। बच्चे में जो है ढेर लगाए जाए, उनका मुस्तकबिल कोई नहीं। सही सही। ना ऊपर पॉपुलेशन मैनेजमेंट है, ना नीचे प्राइमरी एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी है तुम्हारी किस काम की। दबा है मेरा, जिसका दिल करे मेरे साथ आ जाए पंजाब यूनिवर्सिटी, मैं वहां का पढ़ा हुआ हूं। सही। जिसका दिल करे, जिस डायरेक्शन में जाए। मैं 5 लड़के 1 5 1 5 1 एक सादा सा आर्टिकल लिख के दिखा दें मुझे, एक ऐसे जो हाल है इनका। यहां पता ही नहीं प्रायोरिटीज का, अखलाकियात की तबाही है। इक्तसादियात नहीं, इक्तसादियात भी इसलिए तबाह हुई कि वो लोग जो अखलाकी तौर पे बैंक करप्ट थे, सही, उनको इस मुल्क पे सवार कर दिया गया। सही। भुट्टो करप्ट था, भुट्टो से पीछे कौन करप्ट था? सॉरी, पूरी की पूरी लड़ी आपके सामने है। मुझे मार करके भिजवाना ये करप्ट है, ठीक, नाहल होंगे, नकम्मे होंगे, फलाना होगा, ये होगा, वो होगा, करप्ट। बैरून मुल्क की जायदादें, मुझे बताएं ये रिवाज कब शुरू हुआ? ठीक। अच्छा शुरू हुआ हसन साहब, मैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जरा प्लीज समझा दीजिएगा। ये जब से पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, आधे से ज्यादा टेन्योर हो चुका है, हर बात का मलबा पुराने वालों पे फेंक देते, नहीं पिछले ये करके चले गए, पिछले वो करके चले गए। मतलब मजाल है कि कोई बात भी अपने ऊपर ले लें कि हम भी गलत हो सकते हैं, हमारे भी फ्लॉज हो सकते हैं, हमको फरिश्ते पैदा नहीं हुए, ये हमारी गलतियां एक्सेप्ट करेंगे तो इस्लाह की तरफ जाएंगे, जब मानेंगे नहीं इस्लाह की तरफ कैसे जाएंगे? आपको क्या लगता है सिर्फ सिस्टम की कमजोरी, थी ब्यूरोक्रेसी इनको काम नहीं करने दे रही, पुराने वाले इतना बेड़ागर करके चले गए कि ये सही नहीं कर पा रहे? सही करने के लिए आए थे ना, इसमें तो बड़ा आसान है कि काम 5 साल पूरे निकालें कि पुराने वाले करके चले गए, 5 साल अपने पूरे करें, मजे करें, जाते बने, फिर इलेक्शन आ जाएगा। मतलब हर बात का जवाब पिछले वालों ने कर दिया। इस तरह तो 5 साल पूरे करना बड़ा आसान है किसी भी हुकूमत के लिए कि 4 साल पिछलों पे फेंकते जाएं, अगला साल आखिरी वाला इलेक्शन की तैयारी में गुजार दें। इमरान खान साहब की टीम में आपको कमी नजर नहीं आती है? मतलब ऐसे लोग हैं, मैं नाम लेने से भी नहीं घबराती, शहबाज गिल टाइप लोग हैं जो पैराशूटर्स हैं, और वो किस तरह के मसाइल क्रिएट करते हैं कि इलेक्टेड लोग उनसे बहुत ज्यादा परेशान है, नाला है। मतलब ऐसे लोग जो अंदर हैं, क्या वो मसाइल पैदा नहीं कर रहे? सारा मसला ही पुराने वालों का तो बेड़ा गर्क करके चले गए, इन्होंने कुछ भी नहीं करना। सॉरी, सवाल जरा लंबा हो गया जी। नहीं कोई बात नहीं, सवाल आपका ये सवाल नहीं है जी, ये जजमेंट है, ये कमेंट्री है, और मैं इससे 100% मुत्तफिक हूँ जी। बट डिसएग्री नहीं, ये तबसरा किया है आपने जी जी, इसमें सवाल तो कोई नहीं है जी। आपने कहा ये हो रहा, ये हो रहा, ये हो रहा, मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ जी। स्टॉप ब्लेमिंग, होमवर्क नहीं था, वरना सबसे पहले ये चीखते कि यार आते ही कोई हुन नहीं बरसेगा, कोई चश्मे नहीं निकलेंगे, कोई दूध के, और नहरें नहीं बहेंगी शहद की। इनको तो पता ही कख नहीं था जी। अब तो इन पे इंकशाफात, वो झूठ ये नहीं बोल रहे हैं। इनकी आमद से बहुत पहले डॉक्टर इशरत ने वो किताब लिखी थी, गवर्निंग द अनगवर्नेबल। इनकी आमद से पहले तो पढ़े लिखों को तो पता था कि मुल्क इस रैप्चर्ड एक ऐसे जिस्म की तरह है जिसके मसल्स रैप्चर हो चुके हैं, जिसकी हड्डियां फ्रैक्चर हो चुकी हैं, सारा ये बढ़ के मार के आ गए। होमवर्क था नहीं पीछे, वरना ये कौन सा औखा काम है? आप 10-20 रिटायर्ड बंदे लो, बताओ कि यार 2 साल पहले तुम सेक्रेटरी थे, ये क्या सूरत हाल है, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन, प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो आइडेंटिफाई करो। प्रोफेशनल्स बैठते, टेक्नोक्रेट्स बैठते, वो नहीं किया। जलसे जुलूसों, धरनों, क्या वो कंटेनरों पे जोर रहा बिल्कुल वो जोर अब ठीक है, मतलब प्रायोरिटीज ही वो थी, मसाइल का हल नहीं था। ठीक है। अच्छा हसन साहब, आपने एक कॉलम जमहूरियत सियासत और सियासतदान था, उसमें लिखा था कि जी ये खेल ही गंदा है और इसके जो खिलाड़ी हैं वो गंदे तरीन हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि कहानी लंबी नहीं चलेगी और मुस्तकबिल में इंसान सियासत और सियासतदान से निजात हासिल कर लेगा। अब पाकिस्तान में ऐसा होता आप देख रहे हैं, या फिर यहाँ कुछ होने वाला ही नहीं है आपके मुताबिक?
मैं क्या देख रहा हूँ उसको तो छोड़ें, अच्छी बात नहीं, कहते वो शक्ल भैड़ी होवे ते गल ही चंगी कर लो। तो मैं कोई ऐसी बात नहीं मैं करना चाह रहा, दुआ जरूर है। इसको तो बर्बाद, इसको कहते हैं ना, मुरीद न्याजी का शेर है, शहर संग दिल को जला देना चाहिए और इसकी राख को भी उड़ा देना चाहिए। इस निजाम के होते हुए खुदा की पनाह नहीं हो सकता, कुछ भी करना चाहेगा भी तो नहीं हो सकता। इमरान जितना भी जोर लगा ले, वो लगा हुआ है, मेहनत भी कर रहा है, काम भी कर रहा है, तो बंदे को इंपोर्ट करने हैं, को बाहर से आने हैं, मैं और आप ही है ना जी। सही, ठीक है, यानी दुआ की जा सकती है। तरजीहात का नहीं पता, होमवर्क किए बगैर इतना लंबा काम, ओ लेवल का एग्जाम नहीं देता बच्चा, कामयाबी से दे सकता अगर उसने जान ना मारी हो, पढ़ाई ना की हो, होमवर्क ना किया हो। सही। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है को ठीक करने आ गए हैं, अल्लाह करे। जी बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब आपके वक्त के लिए। और नाजरीन, जाने से पहले मैं हमेशा की तरह ये कहना चाहूँगी चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, मुतल्लिका हुकाम से, कि चेयरमैन पैमरा जो कि अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, उनको उनके ओहदे से हटाया जाए, किसी अहल शख्स को मेरिट की बुनियाद पर उस कुर्सी पर बिठाया जाए। और इसी के साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, जाने से पहले देखिए इमाम आलम की याद में मत समझो ने बुला दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।